नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे कांग्रेस कैंपेन कमेटी की चेयरमैन हरीश रावत के डीडी हाट सीट से लड़ने की पूरी तैयारी नजर आ रही है। डीडी हाट सीट से कांग्रेस के सभी 8 दावेदारों ने प्रस्ताव पास किया है। हरीश रावत को डीडी हाट से लड़ाने का प्रस्ताव पास किया गया है और ये प्रस्ताव प्रदेश कांग्रेस के पास भेज दिया गया है। सभी ने हरीश रावत के समर्थन में एकजुटता का दावा किया है, जिसके बाद पिथौरागढ़ जिले की डीडी हाट सीट से हरीश रावत के चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। हरीश रावत ने डीडी हाट से चुनाव लड़ने पर सीधा जवाब नहीं दिया। हरीश रावत ने सवाल पर चुप्पी साध ली, लेकिन इनकार भी नहीं किया और हाथ जोड़ते हुए कहा कि वही होगा जो भगवान की इच्छा होगी। यानी हरीश रावत ने भी डीडी हाट से इनकार नहीं किया है। हरीश रावत डीडी हाट आ रहे हैं। जो राम रचि राखा है? तो हरीश रावत ने इनकार नहीं किया है डीडी हाट सीट को लेकर और डीडी हाट सीट पर हरीश रावत ने चुप्पी साधी है। सवाल पूछने पर जवाब नहीं दिया है और हालांकि इनकार भी नहीं किया है, क्योंकि उस सीट से लड़ने की बात सामने आ रही। डीडी हाट सीट से हरदा के चुनाव लड़ने की तैयारी है, लेकिन जब सवाल पूछा गया तो साफ तौर पे चुप्पी साध ली हरीश रावत ने। हालांकि अभी ऑफिशियली कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से जब हरीश रावत से सवाल पूछा गया डीडी हाट सीट से चुनाव लड़ने को लेकर, तो उन्होंने चुप्पी साध ली। तो आपको बताते चले कि जब हरीश रावत से डीडी हाट सीट से चुनाव लड़ने की बात पे सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर चुप्पी साध ली। ऑफिशियली अभी उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है और हाथ जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि जो भगवान की इच्छा होगी, यानी कि हरीश रावत ने डीडी हाट से इनकार भी नहीं किया है। तो कांग्रेस की दिल्ली में होने वाली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक को एक दिन आगे बढ़ा दिया गया है। पार्टी के प्रभारी देवेंद्र यादव कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके चलते स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक अब गुरुवार को होगी। इस मीटिंग में शामिल होने के लिए सभी बड़े नेता शामिल होने के लिए आपको बता दें दिल्ली जाएंगे। इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मुहर भी लगाई जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि मकर संक्रांति के दिन पहली लिस्ट जारी होने की संभावना है। कल 12 तारीख को दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की दोबारा बैठक बुलाई गई है और मुझे कल देर रात इसकी सूचना मिली है। मैं सभी हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के राज्य से संबंधित सभी नेतागणों को इस बारे में अभी अवगत कराऊंगा और हम लोग कल एक साथ वहां जाकर स्क्रीनिंग कमेटी में उम्मीद करता हूं मैं कि अधिकांश टिकटों पर कल तक सहमति बनेगी। इसके उपरांत उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में जो नाम तय होंगे वो आगे बढ़ेंगे और तदुपरांत मैं उम्मीद करता हूं कि पहली लिस्ट मकर संक्रांति के दिन आ सके, ऐसी उम्मीद करता हूं। तो विधानसभा चुनाव की तारीख तय होने के बाद कांग्रेस हाईकमान मजबूत कैंडिडेटों के चयन प्रक्रिया में तेजी से जुटी हुई है, लेकिन पार्टी ने जिन नेताओं के घर वापसी कराकर कुनबा बढ़ाया है, अब वे टिकट की दौड़ में है और इनसे अन्य दावेदारों में बेचैनी के साथ ही सीटों पर घमासान है। कांग्रेस में कुछ समय में ही वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य, उनके बेटे संजीव आर्य, सुरेश गंगवार, उनकी जिला पंचायत अध्यक्ष पत्नी रेणु गंगवार के अलावा पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष त्रिनाथ विश्वास समर्थकों के साथ शामिल हो चुके हैं। इन नेताओं के आने से पार्टी का परिवार बढ़ा है और यशपाल आर्य बाजपुर से चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। वहीं त्रिनाथ गदरपुर और सुरेश सितारगंज से टिकट के लिए जोर लगाए हुए हैं। ऐसे में पहले से टिकट के लिए ताकत झोंके दावेदारों के माथे पर बल आ गया है। कांग्रेस के पक्ष में इस समय जबरदस्त माहौल है और बाजपुर से मेरी दावेदारी जो है सशक्त है। मैं पिछले 5 साल से जनता के बीच और उनके सवालों पर लगातार मैंने संघर्ष किया है। दावेदारी का सबको अधिकार है और मैं अपने टिकट को लेके पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ। कांग्रेस में घर वापसी करने वाले नेताओं की दावेदारी से पार्टी में गुटबाजी भी देखी जा रही है। सितारगंज में 11, गदरपुर में 11 और बाजपुर में 2 दावेदार हैं। कुछ नेता तो टिकट नहीं मिलने पर बगावत करने के मूड में भी नजर आ रहे हैं।
कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है और लोकतंत्र भी हमारी पार्टी के अंदर जिंदा है और ये तो बहुत अच्छी बात है कि हर सीट पे 8-8, 10-10, 11-11 दावेदार हैं। इससे प्रतीक होता है कि कांग्रेस के प्रति लोग आज भी मतलब किस तरीके से लगे हुए हैं। तो टिकट एक ही को मिलना है और बाकी ऐसा नहीं होगा कि जो बाकी जो रह जाएंगे तो उनको हम नजरअंदाज कर देंगे। तराई की 9 सीटों में से पिछले चुनाव में कांग्रेस को 1 सीट पर संतोष करना पड़ा था, लिहाजा इस बार पार्टी प्रत्याशी चयन में कोई जोखिम लेना नहीं चाहेगी। लेकिन घर में मौजूद नेताओं और घर वापसी करने वाले नेताओं के बीच चुनाव में तालमेल बैठाना कांग्रेस के लिए टेढ़ी खींच साबित होने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रपुर से चंदन बंगारी की रिपोर्ट। तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी 2 फेज में कैंडिडेट के नामों की घोषणा करेगी। पहले फेज की लिस्ट 20 या फिर 21 जनवरी को जारी की जा सकती है और ये आपको बता दें कि सीटें होंगी जहां पर कोई विरोध नहीं है और सीटिंग विधायक को ही टिकट दिया जाना है। सेकेंड फेज की लिस्ट जो है वो 25 जनवरी के आसपास जारी की जाएगी और ये सीटें होंगी जहां पर या तो एक से अधिक प्रबल दावेदार है, जहां पर सिटिंग विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं, या फिर जहां सीटों के अदला बदली होनी है। यानी पार्टी ने 15 जनवरी को चुनाव समिति यानी कि पार्टी कोर ग्रुप की मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में पार्टी फर्स्ट फेज की सीटों पर कैंडिडेट का पैनल तैयार कर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेज देगी। हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी सारे जिलों का जो हमारा कार्यकर्ताओं की राय है वो हमें कल परसों तक प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद हम लोग बैठेंगे और संभवतः 15-16 तारीख के लगभग हम लोग अपना चुनाव समिति की बैठक बुलाएंगे और उसमें जो राज्य का व्यू है वो लेकर हम फिर दिल्ली जाएंगे। तो तब वहाँ से केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के आधार पर आगे बढ़ेंगे। देखिए, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड में क्या निर्णय होता है तो उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन प्रयास होगा कि मैक्सिमम एक में हो जाए तो अच्छा है। बीजेपी ने कार्यकर्ताओं की राय जानने के लिए पर्यवेक्षक भेजे तो दावेदारों की फौज खड़ी हो गई। अल्मोड़ा में सांसद अजय भट्ट की सीट रही रानीखेत पर सबसे ज्यादा 13 लोगों ने दावेदारी की है। अल्मोड़ा, सल्ट और द्वारा हाट में सिटिंग विधायकों के खिलाफ भी दावेदारी अच्छे संकेत नहीं है। अल्मोड़ा जिले में 6 सीटें हैं। सोमेश्वर में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के बीजेपी में एकमात्र दावेदार है, जबकि जागेश्वर में 9, अल्मोड़ा में डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान के खिलाफ 6 लोगों ने दावेदारी की है। वहीं द्वाराहाट विधायक महेश नेगी और महेश जीना के खिलाफ भी कई लोगों ने दावेदारी की है। बीजेपी टिकट मिलने के बाद सब कुछ ठीक होने का दावा कर रही है। हमारे जनपद में 6 विधानसभाएं हैं। 6 विधानसभा में दावेदारों की लंबी फेहरिस्त है। सिर्फ एक सोमेश्वर विधानसभा ऐसी है जिसमें सिर्फ एक दावेदार रेखा आर्य जी ने दावेदारी की है। बाकी सभी विधानसभाओं में लंबी लाइन लगी हुई है और कार्यकर्ताओं के बीच में हमने उन सभी जितने भी आवेदक थे उनको सबको आपस में बैठाकर रायशुमारी करने के उपरांत ही पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसके साथ सब लोग एकजुट होकर पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे। जानकार भी मान रहे हैं कि बीजेपी के लिए सिटिंग विधायकों के खिलाफ कई लोगों की दावेदारी और रानीखेत सीट पर दर्जन भर दावेदारों को मना पाना चुनौती है। टिकट मिलने के बाद बगावत का डर भी बीजेपी को रहेगा। प्रश्न है कि ये 6 विधानसभा हमारे इस अल्मोड़ा जनपद में है, तो आप देखिए हर जगह टिकट के लिए मारामारी है। भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा घमासान दिखाई देता है। रानीखेत जो अजय भट्ट की सीट हुआ करती थी वहाँ 13 लोग दावेदारी कर रहे हैं। अल्मोड़ा जैसे जहाँ इनके विधायक हैं वहाँ भी 7-7, 8-8, 9-9 लोग दावेदारी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही संकट का समय है। किस दावेदार को टिकट दे, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के ये बहुत सहज नहीं है ये चुनाव। आने वाला समय बताएगा कि बीजेपी इतनी बड़ी दावेदारों की फौज को किस तरह से मना पाएगी, सिटिंग विधायकों के खिलाफ आक्रोश को किस तरह से समाप्त करेगी। अब देखना होगा कि बीजेपी सिटिंग विधायकों को टिकट देगी या फिर नए चेहरों पर दांव खेलेगी। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। तो वही बात आम आदमी पार्टी की भी कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। 18 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है। पार्टी ने अब तक 42 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पार्टी के प्रवक्ता नवीन पीरशाली रायपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। केदारनाथ सीट से सुमंत तिवारी, देहरादून कैंट से रविंद्र आनंद चुनाव लड़ेंगे।
आगे बढ़ते हैं, बात कोरोना की करते हैं। कोरोना के मद्देनजर 15 जनवरी तक चुनावी जनसभाओं पर रोक लगाई गई है। तो वहीं चुनावी मैदान में उतर चुके दावेदारों के लिए एक बड़ी चुनौती भी साबित हो रही है, क्योंकि मतदाताओं से जनसंपर्क करने में काफी मशक्कत भी करनी पड़ रही है। विधायक प्रदीप बत्रा का कहना है कि कोरोना से बचने के लिए ये सही उपाय है। डिजिटल और सोशल मीडिया के माध्यम से भी चुनाव प्रचार किया जा सकता है। को मद्देनजर रखते हुए जो इलेक्शन कमीशन द्वारा डिसीजन लिया गया, मैं समझता हूँ कि सही डिसीजन लिया गया, क्योंकि ये महामारी फैलनी नहीं चाहिए। इसको रोकथाम के लिए सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है और डिस्टेंसिंग जरूरी है और लगातार सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें। चुनाव आचार संहिता लगते ही बागेश्वर के विधायक चंदन दास को आयोग ने नोटिस भेजा है। चंदन दास पर आरोप है कि उन्होंने अपनी विधानसभा के अड़ा क्षेत्र में जाकर भीड़ एकत्र करके कोविड नियमावली का उल्लंघन किया है। इसके साथ ही आचार संहिता का उल्लंघन कर सामान का वितरण भी किया है। इस पर रिटर्निंग अधिकारी ने उन्हें नोटिस भेजा है। वहीं विधायक चंदन राम दास का कहना है कि उन पर लगे आरोप निराधार हैं। जो फोटो दिखाई दी है उसमें गैदरिंग तो है ही है कुछ लोगों की, तो उन्होंने उस पर मैंने उनको तत्काल नोटिस जारी किया। 24 घंटे का टाइम दिया है, वो अपना पक्ष रखेंगे। वो किस तरह की गैदरिंग थी, क्या थी, क्यों गए, आचार संहिता का जब लग गई थी तो ऐसा उन्होंने क्यों किया है, और उनका पक्ष आने के बाद ही नियम सरकार ने बनाया। मैं कल एक छोटे से कार्यक्रम में गया था, वहाँ पूजा थी, कुछ लोगों से मुलाकात हुई, मगर कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था जिससे कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ हो। कोरोना ने पहाड़ पर पर्यटक से लेकर रोजगार पर इसका असर डाला है और अब नेताओं के भाषणों पर इसका संकट खड़ा हो गया है। हालांकि नेता भी अब कोरोना से ऑनलाइन हो रहे हैं और डोर टू डोर से लोगों को अपने पक्ष में करने की जुगत में है। कोरोना ने नेताओं को ऑनलाइन किया है तो वोट के लिए घर घर तक दौड़ा दिया है। चुनावी आचार संहिता लगते ही नेता 5 लोगों के साथ डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। चुनावी रैलियों और रोड शो पर लगे ब्रेक के बाद उम्मीदवारों का हर वोटर तक पहुंचना भी चुनौती बना हुआ है। हालांकि उम्मीदवार भी इसे जनता के हक में बता रहे हैं। जो भीड़ जुटाने का काम कर रहे हैं और इस समय महामारी का फिर से दौर चला है, तो ऐसे में हमें उन जिन वोटों के लिए हम जा रहे हैं उन वोटों के जीवन की बात करनी है, उनके संरक्षण की बात करनी है। कि बड़ी बड़ी रैलियां कराई जा रही थी, पैसे की बर्बादी हो रही थी और लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा था, उस पर रोक लगी। हमने तो 5 साल से लगातार तैयारी की है। हमारे लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए बस कि हमारा आदमी चुनाव लड़ा है, हमारा जनसेवक चुनाव लड़ा है, तो इसलिए हम 5 साल से लगातार तैयारी के रूप में काम करते हैं और लगातार हर घर गाँव में जा रहे हैं, हर घर में जा रहे हैं और अपने लोगों की सेवा कर रहे हैं। दरअसल चुनावी रैलियों से अपने पक्ष में माहौल बनाने के साथ ही वोटरों को एक जगह बुलाकर वोट की अपील की जाती है, लेकिन चुनाव आयोग की सख्ती से रैलियों पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसके बाद कैंडिडेट घर घर पहुंचकर वोट मांग रहे हैं। हालांकि जानकार कहते हैं कि चुनाव के मुद्दे कोरोना से पहले ही सेट हो चुके हैं। देखिए, माहौल तो पहले से ही बना हुआ है। कोरोना को लेकर के लोग बहुत परेशान हैं। पिछले 2-3 सालों से जो है उत्तराखंड में मुख्य मुद्दा कोरोना ही है। कोरोना से लोग बेरोजगार हुए हैं, पहाड़ों में जो है सबके रोजी रोटी और ये सारी चीज़ों पर फर्क पड़ा है। हालांकि पूरे देश में फर्क पड़ा है, तो ये वाली बात तो लोगों के जहन में है। ये बेरोजगारी, महंगाई और पलायन यहाँ का दर्द है, तो ये सब मुख्य रूप से जुड़ेगा। बहरहाल कोरोना के बाद भी नेता वोटों की ऑक्सीजन खोज रहे हैं। इसके लिए नेता से लेकर वोटर तक ऑनलाइन हो रहे हैं। अब किसे कोरोना में संजीवनी बूटी मिलेगी, ये 10 मार्च को पता चलेगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। तो एक स्वस्थ लोकतंत्र में हेट स्पीच सबसे घातक है। इस सबसे लोकतांत्रिक मूल्य खत्म हो जाते हैं तो सामाजिक मुद्दे भी चुनावों से गायब हो जाते हैं। हालांकि पुलिस इन हेट स्पीच पर लगाम लगाने का प्लान तैयार किया है। विधानसभा चुनाव के दौरान कुछ भी बोलना इन चुनावों में आसान नहीं रहेगा। राजनीतिक भाषणों से लेकर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर फेक न्यूज पर पुलिस की तीखी नजर है। हेट स्पीच हो चाहे राजद्रोह, कानूनों के उल्लंघन पर पुलिस ने खाका खींचा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो शब्द जो संसदीय मर्यादाओं से बाहर हैं, उनका उपयोग चुनाव में करना भारी पड़ेगा। बड़े दलों से लेकर छोटे राजनीतिक पार्टियों की रैलियों पर पुलिस का नेटवर्क काम करेगा और कार्रवाई करेगा।
नहीं, कई जहाँ पर भी जो ऐसे सोशल मीडिया एक्टिवेट है, हमारी सोशल मीडिया की टीमें एक्टिवेट है, कहीं भी कोई इस तरह से अगर कोई हमको सूचना मिलती है सोशल मीडिया के माध्यम से तो उस पर भी कार्रवाई के निर्देश है। साथ ही जो है अगर कोई इस तरह से इलेक्शन के दौरान है और कोई भी इस तरह से अगर शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चुनावी प्रचार के दौरान नेता अपनी भाषा की मर्यादा तक खो जाते हैं और कुछ ऐसा बोलते हैं जो सरकार और एक दूसरे के खिलाफ हो। हालांकि इन सब के बीच रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे इनके आगे गौण साबित हो जाते हैं, जिसका असर वोटर पर पड़ता है। ये तमाम सारी बातें जो सत्ताधारी पार्टी है वो अपने हित में इस्तेमाल कर रही है उसको। उनको लगता है कि इससे हमको खतरा है, इससे हमारे पार्टी को या हमारे आइडियोलॉजी को नुकसान है, तो उसको उन धाराओं में बंद कर देती है, उन अपराधों में बंद कर देती है और अपना खूब खेल के करते हैं, खुल के करते हैं, तो उसका कोई संज्ञान वो लोग नहीं लेते। हालांकि यहाँ भी बहरहाल चुनावों में हेट स्पीच का इस्तेमाल तो सालों से होता रहा है और हमेशा इन पर लगाम लगाने की बात भी होती रही है, लेकिन इस चुनाव में देखने वाली बात रहेगी ये कितना असरदार साबित होता है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड में चुनावी रैलियों पर रोक लगने के बाद बीजेपी डिजिटल कैंपेन पर फोकस कर रही है, जिसके लिए बीजेपी मंडल स्तर तक व्हाट्सएप ग्रुप को एक्टिव कर रही है और इसके साथ ही बीजेपी डोर टू डोर कैंपेन पर भी पूरा फोकस कर रही है। तो कोरोना का असर जो है वो चुनाव के प्रचार प्रसार पर भी देखने को मिल रहा है। चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध के चलते आनन फानन में पार्टियां अब प्रचार टूल खोजने में जुट गई हैं। बीजेपी डिजिटल स्टूडियो तो बना ही रही है, नुक्कड़ कर्मियों की टीम भी तैयार की जा रही है। आचार संहिता लगते ही कोविड की भी दस्तक हो चुकी है, जिसके चलते रैलियों, जनसभाओं पर रोक लग गई है। बीजेपी अपने सोशल मीडिया विंग को एक्टिव करने में जुट गई है। अपनी सोशल मीडिया टीम को बीजेपी ने जरूरी टिप्स भी दिए हैं, तो पार्टी अब प्रदेश कार्यालय में 2-2 डिजिटल स्टूडियो भी स्थापित कर रही है। योजना है कि यदि रैलियों से प्रतिबंध नहीं हटा तो इन्हीं स्टूडियो से पार्टी विधानसभा और डिजिटल रैलियों से लेकर चुनाव प्रचार करेगी। सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग और सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए आप उसी प्रकार से चुनाव में काम करेंगे जैसे चुनाव आयोग की गाइडलाइन हो। तो आज फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, एक ऐसी चीज होगी किसी भी सूचना को त्वरित माध्यम से आप पहुंचा सकते हैं। बस पूरी तरह से ध्यान रखना होता है कि सही चीजें लोगों तक पहुंचे, तो बहुत अच्छे से इन सारे टूल्स का उपयोग करेंगे। पार्टी ने चुनाव प्रचार का दूसरा ऑप्शन भी तैयार कर लिया है। यदि छोटी जनसभा की अनुमति मिली तो हर विधानसभा में नुक्कड़ नाटक के जरिए चुनाव प्रचार किए जाएंगे। टीम स्थानीय बोली भाषा में प्रचार प्रसार करेगी। अनुमति मिलती है तो हम नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं में जो नुक्कड़ नाटक है और जो जैसे जौनसारी भाषा है, जौनपुरी है, कुमाऊनी है, गढ़वाली है, इन सब भाषाओं में हमने तैयारी कर रखी है कि हम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अपना प्रचार करेंगे। चुनाव आयोग ने अगर रैली करने की हरी झंडी नहीं दी तो बीजेपी ने सोशल मीडिया के साथ ग्रामीण इलाकों में नुक्कड़ नाटक की भी व्यवस्था कर ली है, जिसे स्थानीय बोली से जनता को लुभाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और आगे भी खबरें जारी हैं, यहाँ रुकेंगे छोटा सा ब्रेक के लिए, चलते लौटते हैं। राम के विरोधी तालिबानी समर्थक राष्ट्रवाद पर विपक्ष नहीं करना